गुड इवनिंग सभी को। तो आज हम देखेंगे इस वीडियो लेक्चर में भारतीय राज्य व्यवस्था को हम देख रहे थे और उसके आगे ताज का शासन देखेंगे। संवैधानिक विकास के क्रम में ताज का शासन और उसके अंतर्गत बनने वाली जो अधिनियम थी, अलग-अलग कानून थे जो सन 1858 से 1947 तक भारत में बने। अंग्रेजी शासनकाल के दौरान कहा जाता है कि इन सभी कानूनों का, इन सारे अधिनियमों का भारतीय संविधान के विकास में काफ़ी ज़्यादा योगदान माना जाता है। इन्हीं योगदानों को ध्यान में रखते हुए हम ताज के शासन अर्थात ब्रिटिश क्राउन या ब्रिटिश संसद के भारत पर सीधे और प्रत्यक्ष नियंत्रण की चर्चा करेंगे। कहा जाता है सन 1857 1857 जब भारत में प्रथम आज़ादी का विद्रोह हुआ। हालांकि वह असफल रह गया था, लेकिन अंग्रेजी शासन व्यवस्था पर एक प्रहार था वह। उसके बाद से इंग्लैंड में वहाँ के संसद और ने महसूस किया कि भारत में शासन व्यवस्था को और बेहतर बनाना पड़ेगा ताकि लंबे समय तक हम यहाँ अपना साम्राज्य चला सकें। इस बात को ध्यान में रखते हुए, चूंकि अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक कंपनी थी और राजनीतिक सत्ता की बात आती है, तो वहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी को महसूस किया गया कि वह उतने मजबूती के साथ सत्ता करने में सत्ता चलाने में असमर्थ है। परिणाम स्वरूप हम देखते हैं कि 1858 में सीधे ब्रिटिश नियंत्रण प्रत्यक्ष तौर पर भारत में स्थापित होता है। इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया एलिजाबेथ के हाथों शासन सत्ता चली जाती है और इस प्रकार से हम देखते हैं कि नए सिरे से शासन व्यवस्था आरंभ हो जाती है। गौर करने वाली बात यह है कि वर्तमान समय में आप जितने भी भारत में कानून देखेंगे, चाहे वह भारतीय दंड विधान हो या भारतीय संविधान की कुछ धाराएं हों या अन्य किसी प्रकार के आप एक्ट देखेंगे, तो पाएंगे कि ज़्यादातर वे कानून भारत में आज भी लागू हुए हैं जो 1858 और उसके आसपास बने हुए कानून थे। सीधे तौर पर कहें तो वर्तमान समय में भी अंग्रेजी शासन व्यवस्था के द्वारा बनाए गए जो कानून थे, वो आज भी भारत में बिल्कुल उसी तरह से लागू हैं। इसके आगे हम बढ़ते हैं। हम देखेंगे आज 1858 का भारत शासन अधिनियम, जो कि भारत के संविधान को बनने में और उसके विकास के क्रम में अपना योगदान देता है। ब्रिटिश क्राउन या ताज के शासन के अंतर्गत बनने वाला भारत का पहला अंग्रेजों द्वारा बनाया गया कानून या अधिनियम 1858 का भारत शासन अधिनियम कहलाता है। इस अधिनियम के तहत जो अहम प्रावधान किए गए थे, आइए एक नज़र उस पर डालते हैं। कहा जाता है इस एक्ट के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की समाप्ति हो गई। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की समाप्ति कहा जाता है कि जब 1600 ईस्वी में अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई और जिस तरीके से उसने यहाँ पर राजनीतिक नियंत्रण स्थापित किया व्यापारिक गतिविधियों के साथ ही, उसके बाद से लगातार 1857 तक ईस्ट इंडिया कंपनी निर्विरोध तरीके से शासन सत्ता स्थापित कर रही थी, शासन करती थी। लेकिन 1857 के विद्रोह के पश्चात ये महसूस किया जाने लगा कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी राजनीतिक तौर पर उतनी मजबूत नहीं है। परिणाम स्वरूप 1858 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी से राजनीतिक सत्ता छीन ली गई और ये सीधे ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया। कौन? भारत।
तो इस प्रकार से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो जाता है और साथ ही शासन सत्ता ब्रिटिश क्राउन या संसद या ताज को सौंप दिया जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि शासन सत्ता सीधे इंग्लैंड के द्वारा नियंत्रित और संचालित होने लगी भारत में। कुछ और प्रावधान थे 1858 के भारत शासन अधिनियम के। कहा जाता है कि इसमें गवर्नर जनरल का नाम परिवर्तित किया गया। आपको ज्ञात होगा मैंने बताया था गवर्नर जनरल 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लगातार इस पद को बनाए रखा गया। 1773 में बंगाल के गवर्नर जनरल के नाम से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि को जाना जाने लगा। उसके बाद 1833 में हम देखते हैं बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा और उसके बाद हम देखते हैं 1857 के बाद 1858 का एक्ट। गवर्नर जनरल का पद समाप्त नहीं किया गया किंतु इसके नाम में परिवर्तन किया गया। गवर्नर जनरल से इनका नाम बदलकर भारत का वायसराय रखा गया। वायसराय जो कि भारत में ब्रिटिश संसद या ब्रिटिश क्राउन का प्रतिनिधि था। रिप्रेजेंटेटर ब्रिटिश क्राउन का अर्थात ताज का प्रतिनिधि। आपने देखा कि ताज का शासन भारत में स्थापित हुआ 1858 में और उसके बाद गवर्नर जनरल को एक प्रतिनिधि के तौर पर वायसराय नाम से यथावत बना के रखा गया। पद को समाप्त नहीं किया गया किंतु केवल नाम परिवर्तित किया गया। इस आधार पर हम देखते हैं भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बनने का जो श्रेय दिया जाता है, वायसराय बनने का श्रेय अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो भारत का प्रथम वायसराय भारत का प्रथम वायसराय होने का गौरव प्राप्त है लॉर्ड कैनिंग को। नाम याद रखेंगे लॉर्ड कैनिंग। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। कहा जाता है कि इस एक्ट के तहत भारत में बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ कंट्रोल एवं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोर्ड ऑफ कंट्रोल एवं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को समाप्त कर दिया गया। की समाप्ति हो जाती है। आपको ज्ञात होगा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की स्थापना की गई थी यहाँ पर शासन सत्ता चलाने हेतु भारत में। कहा जाता है कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ से राजनीतिक नियंत्रण छीन लिया जाता है तो उसके बाद बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा गठित कार्यकारिणी थी और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इन दोनों का कोई औचित्य नहीं रह जाता और फिर इन दोनों संस्था को समाप्त कर दिया जाता है और इसके जगह में एक नया पद सृजित होता है जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का कार्य था
वह अब एक नए पद में नियुक्त व्यक्ति के द्वारा किया जाने लगा और वह था भारत सचिव। अर्थात भारत सचिव नाम से एक नए पद का सृजन किया गया 1858 के भारत शासन अधिनियम के तहत। और आप देखेंगे कि भारत सचिव के नियंत्रण में बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की समस्त शक्तियां और विधायी अधिकार आ गए। तो इस बात को याद रखेंगे। आगे हम बढ़ते हैं और देखते हैं इसके बाद एक और अधिनियम आया भारत में, जिसे हम कहते हैं भारत परिषद अधिनियम 1861 या 1861 का भारत शासन अधिनियम। अविता, मेरी आवाज आ रही है क्या? अविता एक्का। ओके। जॉन एलिस को भी बोलिएगा, अगर नेटवर्क होता है तो जुड़े वो भी। ओके, कोई बात नहीं। हम देखते हैं अगला अधिनियम, जिसे कहा जाता है भारत परिषद अधिनियम। भारत परिषद अधिनियम 1861। अच्छा अविता, एक बात है कि मैं यूट्यूब पे भी वीडियो को अपलोड कर देता हूँ, इससे पहले जो क्लास हुआ था। आप उनको देखी क्या? ओके। आप देख लेना उनको, बेहतर तरीके से आपको सिस्टमेटिक तरीके से समझ में आएगा सारा चीज़, क्योंकि अचानक से देखोगी तो शायद थोड़ा ये समझ में ना आए। तो इससे पहले 2 वीडियो बनाया था, उसको मैं अपलोड कर दिया हूँ, तो आप उसको देख लेना, ठीक है? हाँ, भारत का संवैधानिक विकास पार्ट 1 और 2 के नाम से किया हूँ, तो उसको आप देखोगी तो बहुत अच्छे से आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। ओके। हम देखते हैं भारत परिषद अधिनियम 1861। 1858 के बाद एक नया एक्ट लाया गया अंग्रेजों के द्वारा, कुछ अहम सुधारों के साथ और कुछ नए प्रावधानों के साथ। देखते हैं इस अधिनियम के तहत कौन-कौन सी नई व्यवस्थाएं की गई या क्या-क्या संशोधन किए गए भारत में राजनीतिक क्षेत्र में। कहा जाता है गवर्नर जनरल के शक्तियों का विकेंद्रीकरण किया गया इस एक्ट के माध्यम से। यहाँ समझिएगा विकेंद्रीकरण होता क्या है। तो कहते हैं कि 1861 से पहले गवर्नर जनरल के पास जो शक्ति होती थी, केवल वो एक व्यक्ति के पास होती थी। 1861 के इस एक्ट के बाद क्या किया गया कि किसी एक व्यक्ति के हाथ में जो सारी शक्ति होती थी, उसे अलग-अलग लोगों को बाँटा गया, संस्थाओं को में विभाजित किया गया शक्तियों को। और कहा जाता है कि गवर्नर जनरल के नीचे बहुत सारे ऐसे नए-नए पदों का निर्माण किया गया, जो कि गवर्नर जनरल के अधीन प्राप्त शक्तियों का उपयोग करते थे। तो इसी को कहा जाता है कि गवर्नर जनरल के शक्ति का विकेंद्रीकरण हुआ, अर्थात शक्ति का केंद्र एक जगह से चारों तरफ अलग-अलग स्तर पर विभाजित कर दिया गया शक्तियों को। और इस आधार पर हम देखते हैं कि केवल एक व्यक्ति के पास अब समस्त शक्तियाँ नहीं रह गईं। इसके बाद हम आगे देखते हैं।
प्रांतीय विधायी परिषद का निर्माण। कहा जाता है कि वर्तमान समय में जैसे आप देखेंगे लोकसभा और राज्यसभा या केवल संसद, वैसे ही आप देखते हैं राज्यों में विधानसभाएं होती हैं, राज्यों का अपना शासन होता है। अंग्रेज जब भारत में स्थापित हुए थे तो कहा जाता है कि आरंभ में केवल संसद जैसा एक केंद्रीय विधान परिषद बना था, अर्थात समस्त शक्तियां केवल दिल्ली में केंद्रित थी। लेकिन 1861 के भारत परिषद अधिनियम में शक्तियों को जब अलग-अलग स्तर पर विभाजित किया गया, तो हम देखते हैं दिल्ली के अलावा अलग-अलग प्रांत थे, प्रोविंस थे। वहाँ पर स्थानीय स्तर पर लोकल बॉडीज या प्रांतीय विधान परिषद का गठन किया गया। बिल्कुल ये विधानसभा जैसे थे और फिर इनको कुछ शक्तियाँ प्रदान की गई, जिससे ये शासन सत्ता बेहतर तरीके से चला सकें। इसके साथ एक और प्रावधान किया गया, गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अध्यादेश एक बड़ा ही विशेष शक्ति होता है, कभी बताऊंगा। अध्यादेश जारी करने की शक्ति। हम देखते हैं 1861 से पहले भारत का गवर्नर जनरल, जो कि भारत का वायसराय कहलाया जाने लगा 1858 के बाद, उसे पहले एक विशेष शक्ति प्राप्त नहीं थी जिसको हम अध्यादेश कहते हैं। लेकिन 1861 के इस एक्ट के बाद अध्यादेश नाम का एक विशेष शक्ति होता है, उसको जारी करने का अधिकार प्राप्त हो गया भारत के वायसराय या गवर्नर जनरल को। कुछ और प्रावधान हम देखते हैं। अच्छा, इसमें इतने ही प्रावधान थे। इसके बाद हम एक और एक्ट की बात करें जो 1861 के बाद आया था, 1861 के बाद आया। इसका नाम है भारत परिषद अधिनियम 1892। भारत परिषद अधिनियम 1892 या 1892। कहा जाता है बहुत सारे ऐसे सुधार करने शेष थे जो 1861 के अधिनियम में नहीं किया गया, या हम कह सकते हैं 1861 में जब भारत अधिनियम कानून अंग्रेजों के द्वारा आया था तो उसमें बहुत सारी ऐसी बातें थी, ऐसे प्रावधान थे जो नहीं रखे गए थे और आवश्यकता महसूस हुई कि इन सारे प्रावधानों को रखना आवश्यक है। उसके बाद आप देखेंगे कि 1892 में लगभग 20 वर्षों के पश्चात, 30 वर्षों के पश्चात एक नया अधिनियम पारित होता है, नया कानून आता है। इसके जो प्रमुख प्रावधान थे उसमें सबसे पहला था निर्वाचन पद्धति का आरंभ। आप वर्तमान समय में देखते हैं भारत में जो इलेक्शन होते हैं अलग-अलग स्तरों पर, लोकसभा, राज्यसभा या फिर नगर पालिका, नगर पंचायत, ग्राम पंचायत इत्यादि। तो ये सब निर्वाचन या इलेक्शन का आरंभ हम देखते हैं भारत में, तो 1892 के भारत परिषद अधिनियम के माध्यम से ही ये माना जाता है। अर्थात यहीं से आगाज हुआ था, आरंभ हुआ था भारत में इलेक्शन फॉर्म का या निर्वाचन पद्धति का, अर्थात प्रतिनिधि चुने जाने का।
एक व्यवस्था जिसका आरंभ। तो ये सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानी जाती है भारत परिषद अधिनियम 1892 का। इसके बाद इसमें कुछ और ऐसा है नहीं जिसको जाना जाए। हम कुछ विशेष प्रावधानों को ही देख रहे हैं जो उस एक्ट में रखे गए थे। अगला जो एक्ट आया था वो भी बहुत खास है। इसको कहा जाता है भारत परिषद अधिनियम 1909। लिखेंगे भारत परिषद अधिनियम 909 या 1909। हम देखते हैं 19वीं शताब्दी का समापन हो जाता है और 20वीं शताब्दी का या 20th सेंचुरी आ जाता है। अंग्रेजों का शासन और उनका नियंत्रण भारत में और मजबूत तरीके से हो जाता है और फिर अंग्रेजों के द्वारा नए-नए एक्ट या कानून लाए जाते हैं। उन्हीं में एक नया कानून होता है एक्ट जिसको कहते हैं भारत परिषद अधिनियम 1909। इसमें बहुत ही ज़्यादा चर्चित व्यवस्था रखी गई थी। आइए देखते हैं कौन-कौन सी थी वो व्यवस्थाएँ, प्रोविज़न। सबसे पहले तो याद रखिएगा इसे मार्ले-मिंटो सुधार एक्ट के नाम से जाना जाता है। मार्ले-मिंटो सुधार। कहा जाता है कि लॉर्ड मार्ले, ठीक है? लॉर्ड मार्ले उस समय इंग्लैंड में भारत सचिव थे और वहीं लॉर्ड मिंटो भारत में वायसराय थे। भारत सचिव का पद था वह इंग्लैंड में था और वो दरअसल भारत का प्रतिनिधि था। वहीं मिंटो वायसराय था। वायसराय के बारे में मैंने बताया था कि वायसराय भारत में था जो इंग्लैंड का प्रतिनिधि था भारत में, चूँकि भारत में अंग्रेजों का शासनकाल था। इन दोनों के द्वारा मिला-जुला कर मतलब इन दोनों के साझे प्रयास का नतीजा था भारत परिषद अधिनियम 1909 और इसीलिए इसे मार्ले-मिंटो सुधार एक्ट के नाम से जाना जाता है। लॉर्ड मार्ले और लॉर्ड मिंटो का सुधार अधिनियम। अब इसमें जो सबसे चर्चित व्यवस्था रखा गया और सबसे विवादास्पद वह है सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का आरंभ। सांप्रदायिक निर्वाचन का आरंभ। कहा जाता है कि इससे पहले 1892 में जब निर्वाचन पद्धति का आरंभ हुआ था तो कहा जाता है कि निर्वाचन या इलेक्शन की व्यवस्था ऐसी नहीं थी कि उसमें धार्मिक आधार पर वोट मिले, धार्मिक आधार पर उम्मीदवारों का चयन किया जाए, लेकिन धार्मिक आधार पर चुनाव, प्रत्याशियों का चयन और वोट देने की जो परंपरा थी, भारत परिषद अधिनियम 1909 के द्वारा इस परंपरा का आगाज होता है और इसीलिए कहा जाता है कि यह मार्ले-मिंटो सुधार अधिनियम दरअसल भारत में सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने वाला और सांप्रदायिकता को जन्म देने वाला अधिनियम माना जाता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अ, इस अधिनियम में जो व्यवस्था रखा गया सांप्रदायिक निर्वाचन का, इस आधार पर चूंकि लॉर्ड मिंटो भारत में तत्कालीन वायसराय थे जब यह अधिनियम बना था, तो कहा जाता है कि भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक सांप्रदायिक अर्थात संप्रदाय के आधार पर या धर्म के आधार पर वोट देना, सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक लॉर्ड मिंटो को कहा जाता है।
अर्थात इन्होंने ही भारत शासन अधिनियम 1909 को लाया था। अतः भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक लॉर्ड मिंटो कहलाते हैं। यह तो था 1909 का भारत शासन अधिनियम। कल जब हम आएंगे तो देखेंगे भारत शासन अधिनियम 1919, 1935 और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तीन अधिनियम शेष हैं जिनका भारतीय संविधान के विकास में किसी न किसी रूप में योगदान था। देखेंगे इसे हम कल लाइव क्लास में। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। अविता, कल कोशिश कीजिए आप दोबारा जुड़िए। ओके, कोई नहीं, गुड नाइट अविता।